माइक्रोमैक्स, एक ऐसा नाम जो कभी भारतीय मोबाइल बाजार का बादशाह था। एक ऐसा ब्रांड जिसने नोकिया और सैमसंग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया था। तो चलिए आज माइक्रोमैक्स की कहानी को समझते हैं कि कैसे भारत का यह सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड देखते ही देखते बाजार से लगभग गायब हो गया। याद है वो दौर? एक टाइम था जब हर दुकान पर हर दूसरे हाथ में माइक्रोमैक्स का ही फोन दिखता था। बॉलीवुड के बड़े स्टार से लेकर हॉलीवुड के एक्शन हीरो तक सब इसके एड्स में नजर आते थे। ऐसा लगता था कि इस ब्रांड को तो कोई हिला ही नहीं सकता। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। 2014 में माइक्रोमैक्स की वैल्यू थी 21,000 करोड़ रुपए। भारत के 22% मोबाइल मार्केट पर इसका कब्जा था, मतलब देश का नंबर 1 ब्रांड। और फिर सिर्फ 5 साल में 2019 आते आते मार्केट शेयर 1% से भी कम हो गया। तो आखिर इतना बड़ा ब्रांड गिरा तो गिरा कैसे? ये सब समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। और मजे की बात यह है कि माइक्रोमैक्स की कहानी मोबाइल फोन से शुरू ही नहीं हुई थी। इसकी जड़ें उस दौर में हैं जब देश में पीसीओ का जमाना था। तो बात है 1999 की। 4 दोस्तों ने मिलकर माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी शुरू की। इनका काम था नोकिया जैसी बड़ी कंपनियों के लिए पीसीओ बिलिंग मशीन बनाना। लेकिन फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन सस्ते होने लगे और पीसीओ का बिजनेस ठप पड़ने लगा। और फिर आया साल 2007, जब कंपनी के को-फाउंडर राहुल शर्मा एक गांव के दौरे पर गए और उस एक दौरे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पश्चिम बंगाल का एक गांव था जहां बिजली तक नहीं थी। वहां राहुल शर्मा ने देखा कि एक पीसीओ बूथ ट्रक की बैटरी से चलाया जा रहा है। बस वहीं उन्हें एक सिंपल सी लेकिन बहुत गहरी बात समझ आई कि भारत के आम लोगों को फैंसी फीचर्स नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद बैटरी और कम्युनिकेशन चाहिए। और यही सोच माइक्रोमैक्स के लिए एक नई शुरुआत बनी। तो इस एक आइडिया के साथ माइक्रोमैक्स ने वो किया जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भारतीय मार्केट का कोड क्रैक कर लिया। कैसे? लोगों की असली प्रॉब्लम को समझकर और उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन देकर। और इसी सोच का नतीजा था 2008 में आया उनका पहला सुपरहिट फोन माइक्रोमैक्स X1i। इसकी सबसे बड़ी खासियत, एक ऐसी बैटरी जो 23 दिन तक चलती थी। सोचिए, उन गांवों के लिए यह कितना बड़ा वरदान था जहां बिजली का कोई भरोसा नहीं था। और नतीजा, बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी ऐड के सिर्फ 10 दिनों में 10,000 फोन बिक गए। माइक्रोमैक्स ने बड़े ब्रांड्स को 3 सिंपल तरीकों से मात दी। पहली बात, जब नोकिया सैमसंग सिंगल सिम फोन बेच रहे थे, माइक्रोमैक्स ड्यूल सिम फोन ले आया। दूसरी, उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग और लाउडस्पीकर जैसे फीचर्स दिए जिनकी लोगों को सच में जरूरत थी। और तीसरी और सबसे स्मार्ट चाल, उन्होंने दुकानदारों को दुगने से भी ज्यादा मार्जिन दिया। नतीजा ये हुआ कि हर दुकानदार खुद माइक्रोमैक्स का फोन बेचना चाहता था। अच्छा, फीचर फोन में तो माइक्रोमैक्स ने झंडे गाड़ दिए थे, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होने वाला था। स्मार्टफोन का दौर आ रहा था और माइक्रोमैक्स ने इस लहर को पकड़ने में जरा भी देर नहीं की। उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी? स्मार्टफोन थे, लेकिन बहुत महंगे। मतलब एक लग्जरी आइटम जो ज्यादातर लोगों की पहुंच से एकदम बाहर था। माइक्रोमैक्स ने ठीक इसी दुखती रग पर हाथ रखा। उन्होंने इस गैप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। और फिर 2012 में आया वो प्रोडक्ट जिसने मार्केट को हिला के रख दिया, कैनवस सीरीज। कैनवस 2 जैसे मॉडल्स में 5 इंच की बड़ी डिस्प्ले, ड्यूअल कोर प्रोसेसर जैसे प्रीमियम फीचर्स थे और कीमत थी सिर्फ 10,000 रुपए के आसपास। मतलब उन्होंने स्मार्टफोन को लग्जरी से जरूरत बना दिया। और इसका असर ओ जबरदस्त। आप देखिए, 2010 में यह देश का तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड था और सिर्फ 4 साल के अंदर 2014 तक बूम, 22% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। ये वो टाइम था जब माइक्रोमैक्स सिर्फ एक फोन नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन गया था। अक्षय कुमार से लेकर हॉलीवुड के ह्यू जैकमैन तक हर कोई माइक्रोमैक्स के एड्स में था। हर टीवी चैनल पर, हर अखबार में बस माइक्रोमैक्स ही छाया हुआ था। कंपनी अपनी कामयाबी के शिखर पर थी। लेकिन कहते हैं ना, जितनी तेजी से ऊपर जाते हो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकते हो। 2015 के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। एक ऐसा तूफान आया जिसने माइक्रोमैक्स के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो हुआ ये कि माइक्रोमैक्स को एक साथ 2 बड़े झटके लगे। पहला, चीन से आए नए खिलाड़ी जैसे कि शाओमी, जो उसी कीमत पर बेहतर फोन दे रहे थे। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा झटका, था 2016 में रिलायंस जियो का 4G लॉन्च। इस एक कदम ने माइक्रोमैक्स के सारे 3G फोन्स को रातों रात कबाड़ बना दिया। लेकिन देखिए,
इन बाहरी झटकों के अलावा एक अंदरूनी कमजोरी भी थी, और वो थी R&D, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी। असल में माइक्रोमैक्स फोन बनाता नहीं था, वो बस चीन से बने बनाए फोन पर अपना लोगो लगाकर बेचता था। तो जब असली टेक्नोलॉजी वाली चीनी कंपनियां खुद मैदान में उतरी, तो माइक्रोमैक्स के पास उन्हें टक्कर देने के लिए कुछ भी नया नहीं था। और एक गिरावट कितनी बड़ी थी वो ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं। सिर्फ 4 साल के अंदर रेवेन्यू 11,000 करोड़ से गिरकर 4,300 करोड़ पर आ गया। 21,000 करोड़ की कंपनी की कीमत गिरकर बस 1,500 करोड़ रह गई, और मार्केट शेयर 22% से सीधा 1% के भी नीचे। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जो ब्रांड इतना ऊपर जाकर इतनी बुरी तरह गिरा, क्या वो वापसी कर सकता है? क्या इस कहानी में एक नया चैप्टर लिखा जाना बाकी है? 2020 के बाद से कंपनी ने एक नई कोशिश जरूर शुरू की है। वो वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, मतलब फीचर फोन्स पर फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही वो टीवी और लैपटॉप जैसे नए प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। और इस बीच उनके को-फाउंडर राहुल शर्मा ने एक बिल्कुल नया वेंचर RV मोटर्स शुरू किया है, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बनाता है। और देखिए, कमबैक करना नामुमकिन भी नहीं है। हमारे सामने लावा का उदाहरण है। वो भी एक इंडियन ब्रांड है जो लगभग खत्म हो गया था, पर आज धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर मार्केट में वापस अपनी जगह बना रहा है। तो चुनौती यही है कि क्या माइक्रोमैक्स भी ये कर सकता है? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या माइक्रोमैक्स के लिए खेल सच में खत्म हो चुका है, या फिर इस भारतीय ब्रांड की कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।